हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर WPI CPI, उसके बाद सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन जैसे कि डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जाएंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में बेस्ड ऑन रेट्स, बेस्ड ऑन कॉजेस, फिर WPI CPI में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हाउस होल्ड जो है ये कंज्यूम कर रहा है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। मतलब कि ये हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, जिसको हम लोग बास्केट ऑफ कमोडिटी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, जब ये जिसमें कि हाउसिंग हो सकता है, फूड हो सकता है, रिक्रिएशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा पे कर रहा है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, क्लोथिंग एंड फुटवेयर के लिए। तो ये हाउस होल्ड टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कुछ प्राइस पे कर रहा है। हो सकता है टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हाउस होल्ड लास्ट ईयर सपोज 100 रुपये पे किया। Last year, to consume this basket of goods and services, this household paid ₹100 in the market. बट आज अगर वो जा रहा है ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, तो उसको 110 रुपये पे करना पड़ रहा है। मतलब कि प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। यही जो प्राइस में बढ़ोतरी होती है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। पिछले साल 100 रुपये पे कर रहा था, आज टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिस हाउस होल्ड इज सपोज टू पे मोर मनी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल बी एबल टू सी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन दी मार्केट। मतलब कि महंगाई बढ़ गई है। पहले 100 रुपये में इतने सामान आप खरीद ले रहे थे मार्केट से, लेकिन आज अगर आप 100 रुपये लेके जा रहे हो तो आप इतने सामान नहीं खरीद पा रहे हो सकता है इसमें से जो है आप फूड का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, इसमें से आप क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो है नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो। मतलब कि क्या हो रहा है, जो आपका परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो गया है। जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो गया इन्फ्लेशन के वजह से। परचेजिंग पावर मतलब पिछले साल जब आप 100 रुपये लेके जा रहे थे तो आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे थे। आज अगर आप 100 रुपये लेके जा रहे हो तो क्या आप ये सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाओगे? नहीं। हो सकता है आप इसमें से ये कंज्यूम नहीं कर पाओगे क्लोथिंग एंड फुटवेयर, और ये कंज्यूम नहीं कर पाओगे। मतलब कि द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन कंज्यूम दैट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वजह से ये हुआ है कि परचेजिंग पावर आपका कम हो गया है। पहले इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंज्यूम कर ले रहे थे 100 रुपये में, आज अगर आप 100 रुपये लेके जाओगे तो आप हो सकता है ये 2 आइटम को कंज्यूम नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा महंगाई की वजह से हो रहा है। पहले 100 रुपये में मिल रहा था, आज 110 रुपये आपको पे करना पड़ेगा टू कंज्यूम दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस राइज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द परचेजिंग पावर डिक्लाइन विल बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक, तो देखो इसके वजह से क्या होता है ना, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो है, पहले आप 100 रुपये लेके जा रहे थे तो आपको इतने सारे सामान मिल जा रहे थे। अब आपको ज़्यादा पैसा लेकर जाना पड़ रहा है टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले जब हम छोटे थे तो 10 रुपये पे मिलते थे तो लगता था कि बहुत है, लेकिन आज अगर बच्चों को 10 रुपये दोगे तो लगेगा कि उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। आज 10 रुपये में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है। ओवर अ period of time there has been increase in the price of goods and services, as a result of which the value of money declines. देखो, इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज। जो प्राइस लेवल है वो जो है वो बढ़ गया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइस विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर घट गया। क्या आज आप उतना ही सामान खरीद सकते हो जितना आप पिछले साल खरीद रहे थे 100 रुपये में? नहीं, अब आप थोड़े कम सामान खरीद सकते हो 100 रुपये में, क्योंकि दाम बढ़ गया है, 110 रुपये हो गया फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द रेट एट विच द परचेजिंग पावर ड्रॉप्स कैन बी रिफ्लेक्टेड in the average price increase of the basket of selected goods and services over some period of time. Inflation is a state in which the value of money is falling. जो पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो जा रहा है। पैसे का वैल्यू क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए पैसे का वैल्यू आज के डेट में कम हो जा रहा है। अब देखो ये जो डेफिनेशन है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में जो है डिमांड बढ़ गया है। डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ गया है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज,
वॉट एवर द रीज़न में भी हो सकता है इनकम के वजह से बढ़ गया हो, इनकम जो है लोगों का बढ़ गया। अब इनकम लोगों का क्यों बढ़ सकता है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है इकोनॉमी में जो है जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ गया है, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। और हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोगों को इंक्रीमेंट ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट वेलफेयर पेमेंट दे रही है, तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो है इनकम बढ़ सकता है। अब जब इनकम बढ़ रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, जब लोगों के पास जो है पैसा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो उसके वजह से वो अब खर्च भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब खर्च भी ज़्यादा करेंगे मतलब कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर कमोडिटी डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ रहा है। तो जब डिमांड बढ़ेगा ज़रूरी नहीं है कि उस हिसाब से सप्लाई भी हमेशा बढ़े। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सप्लाई विल बी एबल टू मैच द डिमांड ऑल द टाइम, ज़रूरी तो नहीं है। तो इसके वजह से क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। कोई चीज़ का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं है तो प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेलर को लगता है अब तो इतना ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो हम जो है प्राइस बढ़ा भी देंगे तो भी कस्टमर देगा। कस्टमर क्यों देने के लिए तैयार है? क्योंकि कस्टमर के पास अब इनकम अब कस्टमर का बढ़ा हुआ है, कस्टमर अब जो है खर्च करने के लिए तैयार है, तो सेलर प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि सेलर को पता है कस्टमर तो है, अब हमारे से सामान खरीदेंगे भले ही हम प्राइस बढ़ा दें, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई कम है ना, सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस विल इंक्रीज। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जा रहा है, मतलब कि टू मच मनी। जब लोगों का इनकम बढ़ गया है, डिमांड बढ़ जा रहा है, डिमांड बढ़ जा रहा है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स मतलब कि सप्लाई लेकिन अभी भी कम है, उसकी वजह से भी तो इन्फ्लेशन आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक। डिमांड बढ़ गया है, उस हिसाब से सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए प्राइस जो है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक। तो आपको डेफिनेशंस एक एक पता चल गया इन्फ्लेशन के लिए, आप कोई भी डेफिनेशन इसमें से यूज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट्स। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट्स। जस्ट अ मिनट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन रेट्स जो है कितने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है। देखिए मॉडरेट इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये 3 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं बेस्ड ऑन रेट्स। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन, जिसमें आता है क्रीपिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो देखो क्रीपिंग और ट्रॉटिंग मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो रिफर्स एज माइल्ड इन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हम लोग इन्फ्लेशन को जो है परसेंटेज में मेजर करते हैं, ठीक है। जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है वो जब हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। हम लोग हमेशा इन्फ्लेशन को परसेंटेज में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिलो 3% एनुअली। जब आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है 3% से कम देखने को मिल रहा है एनुअली, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिलो 3% एनुअली, बिलो 3% एनुअली, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन, एज द नेम सजेस्ट अ वेरी स्लो राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ द प्राइस इंक्रीज बाई 3% और लेस एनुअली, ठीक। तो आपको बिलो 3% जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, देन सच इन्फ्लेशन इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सच इन्फ्लेशन इज नॉट हार्मफुल टू द इकोनॉमी। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन 3% to 10% एनुअली, दैट विल बी टर्म्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। कितना होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 3% से 10% तक जब आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है एनुअली, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। दैट मीन्स मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन बट अप टू 10% इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने देखा मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन में क्रीपिंग और ट्रॉटिंग, गैलोपिंग में होता है 2 डिजिट और 3 डिजिट इन्फ्लेशन। मतलब कि देखो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? When creeping and walking inflation are left unchecked, the rate of inflation will rise above 10%. जब rate of inflation जो है
10% से ज़्यादा हो मंथली, ये बात हो रही है मंथली की, तब हम लोग उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब हम एनुअली की बात करते हैं, जब हम गैलोपिंग में एनुअली की बात करते हैं, तो एनुअली जब आपको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट मतलब हो सकता है 58% एनुअली जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हो सकता है आपको 368% इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है, 968% देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट जब आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन एनुअली देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये है एनुअली। मंथली कितना होगा, मंथली मोर देन 10%, मंथली मोर देन 10% जब आपको देखने को मिल रहा है, यूजुअली अप टू 50%, बिटवीन 10% टू 50% एनुअली जब आप देख रहे हो वो होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। मंथली की बात कर रही हूँ। देखो एनुअली गैलोपिंग इन्फ्लेशन कितना होगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 58%, 68%, 75%, 74%, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट, 468%, 450%, ऐसे आपको डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट एनुअली जब देखने को मिल रहा है वो होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन एनुअली। मंथली आपको कितना देखने को मिलेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 10 टू अबव 10%, बट अप टू 50%, जनरली 10 टू 50% जब आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है मंथली, इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये था मंथली। तो आप मंथली और एनुअली में कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बुक्स में मंथली मेंशन किया होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और कोई बुक्स में एनुअली मेंशन किया होता है। तो मंथली अबव 10% अप टू 50% यूजुअली, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन एनुअली कितना, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, मंथली 10% टू 50%। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम लोगों ने क्या देखा था, below 3% rate of inflation annually, when the rate of inflation is below 3% annually, वो होता है creeping inflation। walking inflation between 3% to 10% annually, वो होता है walking inflation। तो ये जो moderate inflation है, अगर आप नोटिस किए होंगे तो post 2014 इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग moderate inflation। तो इंडिया जो है post 2014 moderate inflation को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मोर देन 50% मंथली, जब हम हाइपर इन्फ्लेशन में की मंथली की बात कर रहे हैं तो मोर देन 50% रेट ऑफ इन्फ्लेशन मंथली जब आपको देखने को मिल रहा है वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। एनुअली कितना देखने को मिल रहा है, एनुअली जब आपको एस्ट्रोनॉमिकल राइज आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल नंबर में ह्यूज नंबर में आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है 88,000% बढ़ रहा है, 99,000% बढ़ रहा है, 58,000% बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत ह्यूज नंबर है, एनुअली की बात हो रही है। एनुअली जब आपको एस्ट्रोनॉमिकल राइज देखने को मिले, मतलब ह्यूज नंबर में जो है आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिले एनुअली, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मॉडरेट इन्फ्लेशन में क्रीपिंग और ट्रॉटिंग, ये बिलो 3% रेट ऑफ इन्फ्लेशन एनुअली, ये बिटवीन 3% टू 10% एनुअली इज ट्रॉटिंग। देन गैलोपिंग इन्फ्लेशन में 2 डिजिट और 3 डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन एनुअली, ये एनुअली है। और मंथली कितना, 10% टू 50%, मोर देन 10% अप टू 50%, ये है गैलोपिंग इन्फ्लेशन मंथली, ये मंथली है। जब हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की, तो मोर देन 50% मंथली, मोर देन 50% मंथली, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मोर देन 50% मंथली। एनुअली कितना है, एनुअली तो ह्यूज नंबर्स है, एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो बेस्ड ऑन रेट आपको पता चल गया। मैं आपको एनुअली और मंथली इसलिए बताई क्योंकि कोई बुक में एनुअली के हिसाब से दिया रहता है और कोई बुक में मंथली के हिसाब से दिया रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जो है बात एक ही है, बट आपको अगर एग्जाम में मेंशन करना है तो आप दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हो, एनुअली भी या फिर मंथली भी, ठीक है। तो ये था बेस्ड ऑन रेट्स। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन कॉजेस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस। इसमें आएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, कार्टेलाइजेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन एंड होर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं होर्डिंग से। अब हाउ होर्डिंग विल लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट, और होर्डिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। देखो, आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसे हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटी है। जैसे कि कोविड के टाइम में मास्क और सैनिटाइजर एक एसेंशियल कमोडिटी था। आमतौर पे जो फूड है वो एक एसेंशियल कमोडिटी होता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये जो एसेंशियल कमोडिटी है इट शुड बी सप्लाइड एट एन अफोर्डेबल प्राइस और एट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एसेंशियल कमोडिटी है इसको आइडेंटिफाई करेगी और इसको लिस्ट करेगी अंडर विच एक्ट, अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955, अंडर एसेंशियल
कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। अब अगर कोई भी कमोडिटी इस एक्ट में मेंशन्ड है एज एन एसेंशियल कमोडिटी, तो गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ सच एसेंशियल कमोडिटी। मतलब कि अगर कोई भी कमोडिटी इस एक्ट में मेंशन है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जो है उसका प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आप ये कमोडिटी का इससे ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हो। गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि आप ये कमोडिटी के लिए इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इसका सप्लाई, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये जो पावर है ये गवर्नमेंट को किस एक्ट के थ्रू मिला है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। किस कमोडिटी के लिए है? वो कमोडिटी जो इस एक्ट में मेंशन्ड है सिर्फ उन कमोडिटी के लिए। तो सपोज वीट एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि होर्डिंग के वजह से कैसे इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो वीट एक एसेंशियल कमोडिटी। अब ये जो वीट है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये फार्म से मार्केट तक सप्लाई होगा। ये वीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये फार्म से मार्केट तक सप्लाई होगा। अब गवर्नमेंट चाहती है ये जब फार्म से मार्केट तक पहुंच रहा है तो फार्म से निकल रहा है 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन अगर वीट फार्म से निकल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि 97 मिलियन टन मार्केट तक पहुंचे। अब बीच में जो है, बीच में 3 मिडिल मैन इन्वॉल्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू सप्लाई दिस वीट फ्रॉम फार्म टू द मार्केट। 3 मिडिल मैन इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हर मिडिल मैन को ये परमिशन है कि 1-1 मिलियन टन वो स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब कि ये 3 मिडिल मैन 1-1 मिलियन टन को स्टोर करके रखेंगे और मार्केट में कितना पहुंचेगा? 97 मिलियन टन। 100 मिलियन टन में से 1-1 मिलियन टन ये मिडिल मैन स्टोर करके रखेंगे, मार्केट में 97 मिलियन टन पहुंचेगा। अब ये मिडिल मैन ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 1 मिलियन टन, ये मिडिल मैन ने स्टोर किया 3 मिलियन टन। इसने भी और इसने भी 3-3 मिलियन टन इन लोगों ने स्टोर करके रखा। मतलब कि मार्केट में पहुंचना चाहिए था कितना? 97 मिलियन टन। गवर्नमेंट ने सोचा कि मार्केट में इतना डिमांड है तो इस हिसाब से वीट पहुंच जाना चाहिए 97 मिलियन टन। लेकिन ये मिडिल मैन ने क्या किया? एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे वर अलाउड टू स्टोर 1 मिलियन टन ईच, बट इन्होंने 1 मिलियन टन नहीं, इन्होंने 3-3 मिलियन टन स्टोर करके रख लिया। तो अब मार्केट में कितना पहुंच रहा है? 91 मिलियन टन। पहुंचना चाहिए था 97, पहुंच रहा है 91। मतलब कि मार्केट में स्कैर्सिटी क्रिएट हो रहा है। मार्केट में सप्लाई कम हो गया है वीट का, लेकिन डिमांड तो उतना ही है। हो सकता है डिमांड ज़्यादा भी हो। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, स्कैर्सिटी क्रिएट हो गया है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्राइस ऑफ वीट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस विल एड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट। प्राइस भी तो वीट का बढ़ जाएगा ना। प्राइस वीट का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में जितना सप्लाई होना चाहिए था उतना सप्लाई नहीं हो रहा है। ये लोग, ये जो मिडिल मैन, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे वर अलाउड टू स्टोर 1 मिलियन टन ईच, बट दे स्टोर्ड मोर देन 1 मिलियन टन। दे स्टोर्ड 3 मिलियन टन ईच, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सप्लाई इन द मार्केट हैज़ डिक्लाइंड। सप्लाई कम हो गया है, स्कैर्सिटी क्रिएट हो गया है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, दाम बढ़ेगा वीट का। तो अब जो है होर्डिंग मतलब होता है जितना आपको अलाउड है आप उससे ज़्यादा स्टोर किए हो, जिसके वजह से मार्केट में स्कैर्सिटी क्रिएट हो रहा है और उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब कि इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। देखो होर्डिंग मतलब क्या होता है? होर्डिंग इज कॉमनली क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ गुड इन द रियल इकोनॉमी। इट इज पॉसिबल फॉर होर्डिंग टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ स्पेकुलेशन, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशियस and inflation. Hoarding in economics refers to the concept of purchasing and storing a large amount of product belonging to a particular market. जितना आपको अलाउड था आप उससे ज़्यादा स्टोर कर लिए, क्रिएटिंग स्कैर्सिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली ड्राइविंग द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट अप। Subsequently, this may lead to the product or commodity to becomes scarce. अब उसकी स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई है क्योंकि आपको जितना अलाउड था उससे ज़्यादा स्टोर कर लिए, मार्केट में सप्लाई कम हो गया है, डिमांड उतना ही है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाएगा कमोडिटी का, कॉजिंग द वैल्यू ऑफ द रिसोर्स टू राइज। अब हम लोग देखते हैं कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन की वजह से कैसे इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखो, कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। क्या होता है इसका मतलब? ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर। अब क्या है कि ये जो कार्टेल है ये इलीगल है इंडिया में, ये आगे हम देखेंगे। सपोज 3 प्रोड्यूसर है डोमेस्टिक मार्केट में सीमेंट के,
ये कार्टेल के वजह से कैसे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 प्रोड्यूसर है मार्केट में जो कि सीमेंट सप्लाई करते हैं, सिर्फ 3 प्रोड्यूसर है। और आपको पता है सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी। दैट मीन्स सीमेंट विल बी रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये सीमेंट जो सिर्फ 3 प्रोड्यूसर है इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, पहले ही अलग अलग सीमेंट को सप्लाई कर रहे थे। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, हम एक कार्टेल बना लेंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे। कार्टेल मतलब होता है इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर और सप्लायर। तो ये प्रोड्यूसर ने कहा कि हम अब ग्रुप बना लेंगे। ये 3 प्रोड्यूसर आपस में आ गए और ये जब आपस में आ रहे हैं तो तब ये मार्केट में 100 बैग सीमेंट का सप्लाई कर सकते हैं। जब ये आपस में आ रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी है कि ये 100 बैग सीमेंट का मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग 100 बैग ऑफ सीमेंट, ये अपने सप्लाई को कम कर दे रहे हैं। ये बोले अब हम अपने प्रोडक्शन को कम कर दे रहे हैं, हम 100 बैग नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 70 बैग डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करेंगे। मतलब कि ये जानबूझ के, ये इंटेंशनली मार्केट में सप्लाई को कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कस्टमर के पास तो ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ 3 प्रोड्यूसर है मार्केट में जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट सीमेंट। तो हम मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करेंगे, हम अगर सप्लाई कम भी करेंगे, हम सप्लाई कम कर देंगे, उसके वजह से क्या होगा, प्राइस तो अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जा रहा है क्योंकि डिमांड तो उतना ही है ना सीमेंट का। डिमांड ज़्यादा है, आप इंटेंशनली सप्लाई को मार्केट में कम कर दे रहे हो तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब कस्टमर को आप बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है। कस्टमर को पता है कि यही 3 प्रोड्यूसर है जिससे हमको सीमेंट खरीदना होगा, और ये 3 प्रोड्यूसर ने क्या किया, आपस में ग्रुपिंग कर ली, एक कार्टेल बना लिया और इंटेंशनली प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया, प्रोडक्शन को कम कर दिया। ये 3 मिल के 100 बैग सीमेंट को सप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये 3 70 बैग जो है सीमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके वजह से प्राइस जो है सीमेंट का बढ़ जा रहा है। और आगे आप देखोगे सीमेंट विच फॉर्म्स ए एसेंशियल पार्ट ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी। सीमेंट फॉर्म्स एसेंशियल पार्ट ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी। जब हम WPI CPI देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जब सीमेंट का दाम बढ़ जा रहा है, ये बास्केट ऑफ कमोडिटी में अगर सीमेंट का दाम बढ़ जा रहा है तो ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए कार्टेलाइजेशन इज लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट। अब ये जो कार्टेलाइजेशन है ये इंडिया में इलीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्टेलाइजेशन को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है अंडर कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। तो देखो कार्टेल मतलब क्या होता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल एसोसिएशन अमंग द फर्म्स। अंडर कार्टेल द फर्म्स एग्री समटाइम्स अबाउट द टोटल आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड। इन्होंने एग्री कर लिया कि हम सप्लाई को डोमेस्टिक मार्केट में कम कर देंगे। डिमांड तो बढ़ा हुआ है सीमेंट का, सीमेंट तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही रिक्वायर्ड होगी। डिमांड तो बढ़ा हुआ है, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम ही 3 प्रोड्यूसर हैं सीमेंट के मार्केट में, तो हम सप्लाई को कम कर देंगे और डिमांड बढ़ा हुआ है तो प्राइस अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ जाएगा सीमेंट का। कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, वहीं जाके प्राइस ज़्यादा भी दे रहे हैं तो भी उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको पे करना ही पड़ेगा। ये जो कार्टेलाइजेशन है इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। Cartels are illegal entities. Competition Commission in India has the responsibility to check कार्टेलाइजेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, चलो तो आपको पता चल गया होर्डिंग के वजह से कैसे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, कार्टेलाइजेशन के वजह से कैसे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं इंपोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। कार्टेलाइजेशन और होर्डिंग हो गया, अब हम लोग देखते हैं इंपोर्ट इन्फ्लेशन। अब इंपोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द इंपोर्ट कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा। सो इन्फ्लेशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द इंपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इंडिया जो है मोर देन 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट मोर देन 85% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। अब जब इंडिया इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, मैं अभी क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले रही हूँ कि ये क्रूड ऑयल के इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कैसे महंगाई बढ़ेगी वो हम लोग को अभी जानना है। देखो अब ये क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, ये क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इसका इंपोर्ट कॉस्ट किस केस में बढ़ सकता है।
इसका इंपोर्ट कॉस्ट दो केस में बढ़ सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्या होता है। ये क्रूड ऑयल जो है, ये इसका इंपोर्ट कॉस्ट इंडिया के लिए दो केस में बढ़ सकता है। किस केस में? अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, उस केस में। अगर ये प्राइस जो है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, मतलब कि इंडिया के लिए ये क्रूड ऑयल अब महंगा हो जाएगा, उसको इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब क्रूड ऑयल महंगा हो गया ना। अब जब इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि ये महंगा हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया। एक ये रीज़न हुआ। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का? रुपी डीवैल्यूएशन। अब ये रुपी डीवैल्यूएशन क्या होता है? देखो क्या होता है ना, सपोज इंडिया एक बैरल अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, तो वो $1 पे कर रहा है। अगर एक बैरल के लिए इंडिया $1 पे कर रहा है क्रूड ऑयल का। लास्ट ईयर $1 वॉज इक्वल टू ₹60 और इस साल $1 इक्वल्स टू ₹70। तो पिछले साल जब इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, तो वो $1, तब भी वो $1 पे कर रहा था। लास्ट ईयर जब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, तब भी वो $1 पे कर रहा था एक बैरल के लिए। आज भी अगर वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तब भी वो एक बैरल के लिए $1 पे कर रहा है। लेकिन पिछले साल $1 के लिए वो ₹60 पे कर रहा था, आज वो $1 के लिए ₹70 पे कर रहा है, मतलब कि रुपी डी वैल्यू हुआ। अब उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले $1 के लिए ₹60 उसको सिर्फ ₹60 पे करना पड़ रहा था, अभी $1 के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। मतलब इन एक्सचेंज ऑफ $1 जो इंडियन करेंसी है, ये आपको अब ज़्यादा देना पड़ेगा, ₹70 आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि रुपी डी वैल्यू हुआ है, मतलब आपका इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा है। पहले आप एक बैरल क्रूड ऑयल $1 में ले आ रहे थे, अभी भी आप एक बैरल $1 में ही ले आ रहे हो, लेकिन अभी आपको $1 के लिए ₹70 देना पड़ रहा है। पहले आपको $1 के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹60 देना पड़ रहा था, अभी आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, मतलब आपका इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा है। ठीक है, तो रुपी डीवैल्यूएशन की वजह से भी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। और एक जब प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ क्रूड ऑयल हैज इंक्रीज्ड, उस केस में भी क्रूड ऑयल आपके लिए महंगा हो सकता है। दूसरा केस क्या है? रुपी डीवैल्यूएशन के केस में भी पहले आप एक बैरल क्रूड ऑयल $1 पे करके ला रहे थे। $1 मतलब पहले ₹60 आपको पे करना पड़ रहा था। अभी टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल 1 बैरल यू आर रिक्वायर्ड टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब आपको ज़्यादा रुपये में पे करना पड़ रहा है, ₹70 पे करना पड़ रहा है, मतलब कि आपका इंपोर्ट कॉस्ट महंगा हो गया। आपका क्रूड ऑयल आप जो इंपोर्ट कर रहे हो वो आपके लिए महंगा हो गया। तो जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कॉस्ट महंगा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा उस केस में। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो जब क्रूड ऑयल, तो पेट्रोल डीजल का दाम भी तो आप बढ़ा दोगे ना। एट दी एंड आप पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ जाएगा। तो दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। आगे हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी, CPI में भी WPI में भी। तो जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा, तो ये बास्केट ऑफ कमोडिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कैसे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ये आपको पता चला। इंपोर्ट इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन विच इज कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द इंपोर्ट कॉस्ट। अब ये जो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये मैंने आपको बताया। दो केस में बढ़ सकता है। ये मैं आपको क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंडिया और बहुत चीज़ें इंपोर्ट करती है, तो ये दो केस में बढ़ेगा। एक तो वो जो कमोडिटी का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, तो आपको ज़्यादा इंपोर्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा केस, अगर रुपी डी वैल्यू है, पहले टू परचेज 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल आप ₹60 पे कर रहे थे, आज टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, डॉलर तो वही है लेकिन आपको रुपीज़ में तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, आपको ₹70 पे करना पड़ रहा है टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल। दिस हैज़ लीड टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो हम लोगों ने देखा होर्डिंग, कार्टेलाइजेशन और इंपोर्ट इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब इन्फ्लेशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जब आपको इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये जब डिमांड कमोडिटी का या फिर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ रहा है, तो ये किस रीज़न से बढ़ सकता है?
बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से डिमांड जो है फॉर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सपोज इकोनॉमी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने बूम पीरियड में, तो उस वजह से क्या है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब कि लोग जो है, अब फैक्ट्री जो है लेबर ज़्यादा हायर कर रही है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा है, इनकम है, तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ इंटरलिंक्ड है, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन विच इज़ कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ग्रोइंग इकोनॉमी। इकोनॉमी जब है अपनी बूम पीरियड में, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा है, लोग उसको खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगा इकोनॉमी में। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई विल नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑलवेज। ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से हमेशा सप्लाई भी बढ़े। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और क्या रीज़न हो सकता है? सप्लाई शॉर्टफॉल। जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई शॉर्टफॉल है, इसके वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। और क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आगे जो है, सपोज इन्फ्लेशन जो है 5-6 महीने से रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको 9% देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो अब आप सोचोगे जब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 9% रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5-6 महीने से देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आगे भी जो है महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि 5-6 महीने से इतनी महंगाई है, तो आप सोचते हो कि आगे भी महंगाई बढ़ेगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि आगे भी महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से महंगाई चल रही है इकोनॉमी में, तो आप सोच रहे हो कि आगे भी महंगाई बढ़ेगी, या फिर कोई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आगे जो है महंगाई बढ़ सकती है। तो आप क्या करोगे? आप अभी से जो गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को आप खरीद के रखोगे, आप अभी से वो चीज़ों को स्टोर करके रखोगे, तो उसकी वजह से डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ जाए। ये मैं आपको बता रही हूँ कि डिमांड किस वजह से बढ़ रहा है, ये मैं आपको कॉजेज बता रही हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। ग्रोइंग इकोनॉमी आपको पता चल गया, सप्लाई शॉर्टफॉल, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आप अज्यूम करते हो कि आगे जो है महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलेगा 8%, 9%, 12% ऐसे हो जाएगा, तो क्यों ना हम पहले से ही गुड्स को स्टोर करके रख लें। क्योंकि आपको पता है पहले आगे जाके तो महंगा और महंगा हो जाएगा सामान। जब आपको पता है कि आगे जाके सामान और महंगा हो जाएगा, तो आप अभी से उसको स्टोर करके रखते हो, तो उसके वजह से भी डिमांड बढ़ जाता है। और क्या रीज़न हो सकता है? इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर आपको जो प्राइवेट सेक्टर है इंक्रीमेंट ऑफर कर रही है, अच्छा खासा आपको सैलरी मिल रहा है, तो भी आपका डिमांड बढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर पेमेंट दे रही है, अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सपोज गवर्नमेंट हाईवे बना रही है, तो वहाँ पे सीमेंट की डिमांड, वहाँ पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर सीमेंट इंडस्ट्री को भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, आगे स्टील इंडस्ट्री को भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे करके क्या हो रहा है? ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। जब बैंक ज़्यादा लोन देगी तब भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, देखो, जब बैंक जो है अच्छा खासा लोन दे रही है तो इकोनॉमी में क्या है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं, लोग हो सकता है कार परचेज कर रहे हैं, फिर हो सकता है हाउस लोन ले रहे हैं, मैरिज लोन ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए लोग लोन लेंगे। हो सकता है कोई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब फैक्ट्री ज़्यादा लेबर को हायर करेगी। अब लेबर को जब ज़्यादा हायर कर रही है मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इनकम बढ़ रहा है लोगों का, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि द इन्फ्लेशन विच इज़ कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड इन द इकोनॉमी। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़े, इसके वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जा रहा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या रीज़न है डिमांड बढ़ने के? मैंने आपको बता दिया क्या क्या रीजन है डिमांड इकोनॉमी में बढ़ने के। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ गया है, लोगों के पास पैसा है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है?
जब आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, राइज इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको जब प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, राइज देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन को अगर ये पेन को बनाने का जो खर्चा है अगर वो बढ़ जाएगा तो इसका सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगा ना। अगर मैं ये पेन को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, इसका बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा, किस वजह से बढ़ सकता है? हो सकता है मुझे लेबर को ज़्यादा वेज देना पड़ रहा है, लेबर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो जब मेरे को लेबर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो मैं उसका कॉस्ट किस में ऐड करूँगी? मैं उसका खर्चा इस पेन में ही तो ऐड करूँगी ना। इस पेन को जब मैं बेचूंगी, सेलिंग प्राइस उसी में तो मैं ऐड करूँगी। मैं अपना प्रॉफिट तो कम नहीं करूँगी, मैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हूँ, तो मैं अपना प्रॉफिट क्यों कम करूँगी? तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। ये पेन का दाम क्यों बढ़ जा रहा है? ये पेन का दाम बढ़ जा रहा है क्योंकि मुझे लेबर को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। अब मुझे अगर अपने स्टाफ को, अपने लेबर को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है तो मैं उसका कॉस्ट इस प्रोडक्ट में जोड़ूंगी। मुझे अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा GST देना पड़ रहा है, पहले 5% था अब 7% देना पड़ रहा है, तो मैं उस टैक्स को किस में ऐड करूँगी? इसमें ऐड करूँगी। ये पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी, सपोज मैं ये पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी, अब वो प्लास्टिक जब मैं खरीद रही हूँ, अगर वो मेरे को महंगा पड़ा तो मैं उसका प्राइस, उसका कॉस्ट किस में ऐड करूँगी? इसमें ऐड करूँगी। मतलब कि ये पेन महंगा होते जा रहा है, ये पेन महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बनाने का खर्चा बढ़ जा रहा है। मेरे को जो लेबर को पेमेंट देना है वो बढ़ गया, उसका कॉस्ट मैं ऐड कर दूंगी। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, उसका कॉस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, उसका कॉस्ट भी मैं ये पेन में ऐड कर दूंगी। मतलब अल्टीमेटली ये पेन मैं जिस प्राइस में बेचूंगी अब वो भी बढ़ गया है, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट। उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द हाइक इन प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक वेजेस और द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड प्राइस for consumer regardless of the product for the demand regardless of the demand for the product or service. It includes factors such as increase in wages, increase in taxes, increase in the price of raw material and supply shocks. ठीक है, तो ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बेसिकली ड्यू टू स्ट्रक्चरल इश्यूज और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। इसका मतलब होता है कि सपोज बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, या फ्रूट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि स्ट्रक्चरल बॉटलनेक क्या होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी कम होती है। अब ये वेजिटेबल्स जो है ये फार्म से मार्केट तक पहुँचेंगे, ये फार्म से मार्केट तक पहुँच रहे हैं तो बीच में तो बहुत सारे स्टेजेस आ रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फार्म से मार्केट तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ कम है, क्योंकि शेल्फ लाइफ मतलब कि ये ज़्यादा दिन तक, मतलब इसकी क्वालिटी जो है डिटोरिएट होती है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर ठीक से स्टोर करके नहीं रखोगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे जो है कम होती जाएगी। अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, मतलब कि शेल्फ लाइफ कम होती है। तो क्या हो रहा है, जब कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फार्म से मार्केट तक पहुंच रहा है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजर रहा है, जैसे कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टोरेज में दिक्कत है, स्टोरेज बॉटलनेक मतलब कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को चाहिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के केस में बहुत ही ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब है। इंडिया के केस में कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर इसको प्रॉपर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता तो फिर ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती और ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट तक पहुँच पाता। बट जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में पहुँचना चाहिए उतना मार्केट में नहीं पहुँच रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, जैसे कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ है कम है और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा, मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रास्ते में ही आधे सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जितना पहुंचना चाहिए उतना मार्केट में नहीं पहुंच रहा है। सप्लाई मार्केट में कम हो जा रहा है। सप्लाई कम क्यों हो रहा है? क्योंकि
यहाँ पे एग्रीकल्चरल सप्लाई बॉटलनेक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक है, स्टोरेज में दिक्कत है। स्टोरेज में क्या दिक्कत है कि इंडिया के पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ढंग की नहीं है, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में पहुँचना चाहिए उतना मार्केट में नहीं पहुँच रहा है, स्कैरसिटी क्रिएट हो रही है, सप्लाई कम हो रहा है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके वजह से तो प्राइस बढ़ेगा, उसके वजह से प्राइस बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, विच इज कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल इशूज। आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। ये स्टोरेज क्या है, एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयर हाउसिंग पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब ये सब चीज़ों में दिक्कत होगी, जब ये सब चीज़ों में इशूज़ होगी, तो पूरा प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुँच पा रहा है, आधा तो रास्ते में सड़ जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है। तो इसके वजह से मार्केट में स्कैरसिटी क्रिएट हो जा रही है, विच विल basically result in rise in the price of product or service in the market. Structural inflation persists for a long period due to deficiencies existing in the economy such as, देखो, structural inflation is another form of inflation mostly prevalent in the developing and low income countries. जिनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, वहीं पे तो आपको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा ना। अगर आप अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे जहाँ पे इतना अच्छा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, कितना अच्छा चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ पे तो प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस कम है। तो ये आपको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज़ में। दिस सिचुएशन इज ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस सच एज सप्लाई बॉटलनेक, टाइम से प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, एग्रीकल्चरल बॉटलनेक, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, स्टोरेज ठीक नहीं है। इन सब रीजन के वजह से इन्फ्लेशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने डिमांड पुल कर लिया, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल, कार्टेलाइजेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन, होल्डिंग। बेस्ड ऑन कॉजेज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। जस्ट अ मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्लेशन से कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, हम लोग अब वो देखते हैं। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस होल्ड है जो कि टू कंज्यूम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज मैं टू कंज्यूम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं लास्ट ईयर 100 रुपये पे की। एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसमें फूड है, फ्यूल है, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं। ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मैंने लास्ट ईयर 100 रुपये पे किया। सपोज टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस साल मैंने 90 रुपीज़ पे किया। फिर आगे जाके मैंने उसके लिए 85 रुपीज़ पे किया, फिर 80 रुपीज़ पे किया। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो यही जो डिक्लाइन इन प्राइस आपको दिख रहा है, जो डिक्रीज इन प्राइस आपको दिख रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो आपको दिख रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर बाई द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गो डाउन कॉन्स्टेंटली विद द इन्फ्लेशन रेट टर्निंग नेगेटिव। Deflation is defined as an economic condition whereby the price of goods and services go down. प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो घट रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में बढ़ता है, डिफ्लेशन में घटता है। अब डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। सपोज पहले जो है मैं एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही थी, उसके लिए मैं पहले 100 रुपये पे कर रही थी। इस साल टू कंज्यूम दी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैं 120 रुपये पे कर रही हूँ, आगे जाके मैं 125 रुपये पे कर रही हूँ, फिर और आगे जाके मैं 127 रुपये पे कर रही हूँ। मतलब कि आपको दिख रहा है, आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, पहले 100 था, 120 हुआ, 125 हुआ, 127 हुआ, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जिस रेट में ये इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। कैसे, 100 से 120 हुआ मतलब कि यहाँ पे 20 रुपये बढ़ा, फिर यहाँ पे 120 से 25 हुआ मतलब कि 5 रुपये बढ़ा, यहाँ पे 3 रुपये बढ़ा। मतलब कि महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग। डिसइन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, दैट इज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विल स्टिल इंक्रीज। प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, 100 से 120 से 125 127 ऐसा हुआ, बट द रिलेटिव स्पीड ड्रॉप्स कंपेयर टू द पास्ट। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है वो घटता है। डिसइन्फ्लेशन डज नॉट थ्रेटन द इकोनॉमी एंड इवन बेनिफिट सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, तो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में आपको डिफरेंस पता चला ना। डिफ्लेशन मतलब प्राइस घटेगा, वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो घटेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिसइन्फ्लेशन में प्राइस घटेगा नहीं, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बट जो ग्रोथ है रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्टेबल है या फिर फॉर अ मेजॉरिटी पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि ईयर 2020 वॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। कैसे? क्योंकि उस टाइम कोविड का सिचुएशन था, उस टाइम जो है महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला, इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ गया। उस टाइम पे कोविड के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी काफ़ी थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा था और ग्रोथ कम था। इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा था और ग्रोथ जो है वो कम था। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ईयर 2020 वॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो स्क्यूफ्लेशन है ये बेसिकली यूज़ किया गया था एक इकोनॉमिक सर्वे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये कोई आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में यूज़ किया गया था। इसका मतलब होता है रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन सम ऑफ द कमोडिटीज़ देयर इज इन्फ्लेशन। कोई कमोडिटीज़ के लिए तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस जो है वो कमोडिटी का काफ़ी बढ़ जा रहा है, लेकिन कोई कमोडिटी ऐसी भी है जिनका प्राइस एकदम ही नहीं बढ़ा, इनफैक्ट उनका प्राइस तो डिक्लाइन हो गया। इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन सम ऑफ द कमोडिटीज देयर इज इन्फ्लेशन। कुछ कमोडिटी के लिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट, एंड इन सम अदर ईदर नो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। या तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, प्राइस बढ़ ही ना रही है, बढ़ रहा ही नहीं है, या तो प्राइस घट रहा है, डिफ्लेशन। तो ये होता है स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, कोई कमोडिटी के लिए प्राइस एकदम से बढ़ रहा है और कोई कमोडिटी के लिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इनफैक्ट प्राइस घट रहा है, उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इट इज अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सपोज एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में 5 कमोडिटी है। ठीक है, 5 गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन्ड है, मतलब कि 5 कमोडिटी है ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या हुआ कि जब मैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करूंगी, जब मैं इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करूंगी, तो ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ये बास्केट ऑफ कमोडिटी में जितनी भी कमोडिटी है वो सबको मैं लूँगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। मैं कोई भी कमोडिटी को छोड़ूंगी नहीं। ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में 5 गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब कि 5 कमोडिटी है। तो जब मैं इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर रही हूँ तो पूरे के पूरे 5 कमोडिटी को लेके मैं इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर रही हूँ, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ टर्म यूज्ड बाय कंसोलिडेटेड इन्फ्लेशन फिगर्स विद इन द इकोनॉमी। इट यूजुअली इंक्लूड्स कमोडिटी लाइक एनर्जी, फूड, बेवरेजेस। द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस मेक्स दिस इन्फ्लेशन मोर वोलेटाइल। मैं आपको बताती हूँ उसका मतलब। देखो, जब हम बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट वी विल कंसिडर ऑल द कमोडिटी in the basket of commodity. From the basket of commodity we will consider all the commodities while calculating the inflation rate in case of headline inflation. जब हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे वी विल नॉट कंसिडर ऑल द कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। सपोज ये बास्केट ऑफ कमोडिटी है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, इसमें टोटल 5 कमोडिटी है, जिसमें से एक कमोडिटी है फ्यूल। अब जब मैं, और एक है फूड, ठीक है, ये 2 कमोडिटी, 5 कमोडिटी में से 2 कमोडिटी है, एक है फ्यूल और एक है फूड। अब जब मैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये 5 कमोडिटी में से मैं फूड और फ्यूल को नहीं लूँगी, मतलब कि मैं सिर्फ 3 कमोडिटी को ही लेके इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर दूंगी, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। When I will not consider all the commodities which is being mentioned, which is being there in the basket of commodity, I will exclude the food and petroleum from the basket of commodity at the time of calculating the inflation rate, उसको बोलते हैं core inflation. Core inflation describes the measurement of inflation using the consumer price index, inflation minus the volatile food and petroleum. ये food and petroleum को मैं नहीं लूँगी, food और fuel को मैं inflation rate calculate करते टाइम नहीं लूँगी, उसको बोलते हैं core inflation. अब मैं इसको क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि फूड और फ्यूल ऐसे आइटम होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे विद इन डेज और वीक्स आप देखोगे कि प्राइस जो है इसका फ्लक्चुएट कर जाता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है।
फूड का भी आप देखोगे तो कभी घट रहा है, बढ़ रहा है। फ्यूल का भी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब कि इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है प्राइस में। तो जब मैं इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करूँगी तो ऐसे आइटम को जो कि वॉलेटाइल आइटम है, वॉलेटाइल आइटम मतलब जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऐसे वॉलेटाइल आइटम को मैं कंसिडर नहीं करूँगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। कोर इन्फ्लेशन डिस्क्राइब्स द मेजरमेंट ऑफ, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, इट इज़ मोर स्टेबल देन दी हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉलेटाइल कमोडिटी। ठीक है, तो फूड और पेट्रोलियम को मैं नहीं लूँगी। इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड्स टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एन इकोनॉमी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन में जब मैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रही हूँ, फूड और फ्यूल को नहीं ले रही हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन में मैं सबको लूँगी, पूरे जो बास्केट ऑफ कमोडिटी में जितने भी कमोडिटीज़ है मैं सबको लूँगी इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते टाइम। अब बात ये आती है कि आगे जब हम देखेंगे कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नेक्स्ट जो मैं आपको सेशन लूँगी उसमें हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। तो उस केस में आरबीआई किसको फॉलो करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है या कोर इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है, सॉरी। तो आरबीआई जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है या कोर इन्फ्लेशन को, वो कंसिडर करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। क्यों, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन चले जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे कि WPI, CPI, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये 4 टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी क्योंकि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।